नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इस फैसले को लेकर खलबली मच चुकी है, जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों के साथ ही साथ इसके सभी नेता इसे भुनाने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से लेकर अलग अलग राज्यों के चुनाव में सपा और कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हावी होती थी। लेकिन अब जब केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की बात सामने आ गई है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक हम यहाँ पर पहुंचाना चाहेंगे। तो जातिगत जनगणना की जो बात निकलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि लंबे समय से इसकी जरूरत समझा जा रहा था। और जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं पहले तो हर बार इस पर इनकार किया है, लेकिन उसके बाद ठीक बिहार के चुनाव से पहले जिस तरह से इस तरह की घोषणा की गई है, और अब ये माना भी जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सितंबर माह से इसकी शुरुआत हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति तो कहीं ना कहीं केंद्र में है ही, लेकिन इस केंद्र में राजनीति के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भी समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस फैसले के आने के बाद ये कह दिया है कि केंद्र सरकार हमेशा सबको साथ लेने वाली सरकार है, और जातिगत जनगणना के द्वारा इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाएगी कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है और कौन कितना वंचित है सुविधाओं से, जिसके आधार पर आगे इसका फायदा उठाया जाएगा। जातिगत जनगणना को लेकर वहीं समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं अपने दल की और अपने पीडीए की जीत इसे मानते आ रहे हैं। और उनका कहना है कि ये पीडीए की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का फैसला और केंद्र सरकार इस तरह का फैसला करने पर मजबूत हुई है। इसे पीडीए 80% पीडीए और 100% पीडीए की रणनीति की जीत कहा जा सकता है, जिसके साथ लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी लोग खड़े हुए हैं। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में इसको लेकर राजनीति भी छिड़ चुकी है, वहीं आपको बताते हैं कि जातिगत जनगणना की अब जब बात सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा अब संसद में उस तरह से तो नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे यानी कि जातिगत जनगणना के बाद भी आगे आने वाले समय में कौन कौन से और मुद्दे उछल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जातिगत जनगणना अगर सिलसिलेवार तरीके से होती है और जातिगत जनगणना होने के बाद अगर आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं, तो लंबे समय से जिस बात को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है और तमाम पार्टियां इस बात को लेकर कहती भी हैं कि 50% संविधान को लेकर या 50% आरक्षण को लेकर, माफ कीजिएगा, जो अभी कैप बना हुआ है, क्या उसे हटा दिया जाएगा अगर हिस्सेदारी ज्यादा है। जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी भी मिलनी चाहिए और उसको उतना आरक्षण भी मिलना चाहिए। तो क्या 50% का कैप इसके बाद हटाने को लेकर एक नया मुद्दा छिड़ सकता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी यही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ यानी विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन गरीबों और वंचितों की हमेशा से हिमायत करती आई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर स्वयं कहा था कि उनकी नजर में 4 कैटेगरी आरक्षण में आती हैं, महिला, युवा, किसान, और जिस तरह से उन्होंने इन तमाम लोगों का, युवाओं का जिक्र किया था। तो जाहिर सी बात है कि अब जब जनगणना होकर स्थिति सामने आती है, तो भारतीय जनता पार्टी कोटे में कोटे की बात कर सकती है। यानी कि ऐसे में तमाम ये जो पार्टियां हैं और इन पार्टियों को लेकर तमाम जो SC ST की और इन तमाम जातियों में जो अगड़ी जातियां हैं, उनसे ज्यादा फायदा पिछड़ी जातियों को मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से जिस बात को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर भी अगर जनगणना होती है तो उसमें भी निचले तबके की जातियों को लेकर यहाँ पर संख्या निकलकर सामने आएगी। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को लेकर अब जब राजनीति की केंद्र में या धुरी में एक मुद्दा छिड़ा है, तो उसको लेकर भी आगे आने वाले समय में कई तरह की स्थितियां निकलकर सामने आ सकती हैं। तो जनगणना के बाद एक तरह से इस मुद्दे को अगर प्लेटफॉर्म से, पटल से कहीं ना कहीं समाप्त समझा जाए, ये सोचा जाए कि अब इस मुद्दे पर आगे बातचीत नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आने वाले समय में इस मुद्दे के कई अन्य पहलू निकलकर सामने आ सकते हैं। 50% कैप को लेकर आगे आने वाले समय में राजनीति हो सकती है, कोटे को लेकर राजनीति हो सकती है, और जनगणना होने के बाद नई नीतियों में अगर गरीबों को, वंचितों को ज्यादा फायदा मिलने की बात आए, तो उन तमाम आरक्षण का लाभ ले रहे वाले लोगों की कैटेगरी का क्या,
जो लंबे समय से इस आरक्षण के तहत आ रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं और इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे थे कि जातिगत जनगणना अगर होगी और अगर संख्या अधिक होती है तो कहीं न कहीं योजनाओं में और हिस्सेदारी में मौका मिलेगा। पर क्या वाकई में वो मौका उन्हें मिलेगा या वो मौका उठाकर कहीं ना कहीं वंचितों और अति पिछड़े और गरीबों की जो कैटेगरी है उसमें भी बांट दिया जाएगा? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के द्वारा ये जो स्ट्रैटेजी और ये जो रणनीति अपनाई गई है, इस रणनीति के तहत एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले कुछ चुनावों को लेकर और आने वाले कुछ दिनों में विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा फिसलता नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में विपक्ष इस मुद्दे का ज्यादा लाभ ले सकता है या भारतीय जनता पार्टी इस जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर इस मुद्दे का लाभ उठा सकती है, ये तो राजनीति और आने वाला समय ही बताएगा।